As we know, the diagnostic process is consists of three components. First component is the history, second is the physical examination, third is the investigation. As we discussed before about the history and physical examination, let us discuss about investigation. How to investigate a particular case in clinical examination or in your clinical practice. It is very important. Investigation is, we know, the third major pillar for a diagnostic process. First is the investigation for diagnosis. Second is the investigation for etiology and risk factor. Third is the investigation for complication. Fourth is the investigation for follow-up or for monitoring. इन्वेस्टिगेशन फॉर अ डायग्नोसिस, और उमूमन हम यही देखते हैं कि हम अगर अपने रेजिडेंट से, अपने जूनियर से यही पूछते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन, टेल मी द इन्वेस्टिगेशन फॉर नमोनिया, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ नमोनिया, तो वो सिंपली आपको यही बता देगा कि सर हम चेस्ट एक्सरे करवा देंगे। तो चेस्ट एक्सरे करवा देंगे इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ क्लिनिशियन, यू हैव टू एबल टू इंटरप्रेट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, चेस्ट एक्सरे में क्या देखोगे? इसी तरह मैं सीबीसी करूँगा, सीबीसी में क्या देखोगे? यू ऑलवेज गेव द क्लिनिकल रीजनिंग, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि सिर्फ मैं सीबीसी करूँगा, चेस्ट एक्सरे करूँगा, स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी करूँगा। दीज आर नॉट इनफ, यू हैव टू गेव द क्लिनिकल रीजनिंग। अब क्यों करना चाहते हैं चेस्ट एक्सरे, क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि ये चेस्ट एक्सरे कहना, सीबीसी कहना विदाउट क्लिनिकल रीजनिंग, ये तो आपकी वार्ड का स्टाफ भी बता देगी। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ ए स्ट्रोक? अगर स्ट्रोक का मिसाल दें, द फर्स्ट कंपोनेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस। आप कहते हैं कि मैं सीटी या एमआरआई ब्रेन करूँगा फॉर वास्कुलर डायग्नोसिस। आइदर देयर इज एन इंफार्क्शन, आइदर देयर इज हेमोरेज, आइदर इट इज ए मिक्स्ड इन टाइप, you have to mention for the diagnosis. Second is the investigation for etiology or risk factor. अब स्ट्रोक का हमने एग्जांपल ले लिया, मिसाल के तौर पर स्ट्रोक की आप क्या करोगे? एटियोलॉजी के लिए क्या करोगे? ईसीजी करूँगा, इकोकार्डियोग्राम करूँगा, डॉपलर करूँगा ऑफ द कैरोटिड आर्टरी फॉर द एटियोलॉजी। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन फॉर रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के लिए आप क्या करोगे? रिस्क फैक्टर के लिए मैं सीबीसी करूँगा टू लुक फॉर पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिक पेशेंट आर प्रोन टू गेट स्ट्रोक। लिपिड प्रोफाइल करूँगा, हाइपरलिपिडीमिया। ब्लड शुगर करूँगा फॉर डायबिटीज मेलाइटस। These are the risk factor for the stroke. अगर आपसे कोई पूछे कि how will you investigate a case of hypothyroidism, आप क्या कहोगे? एक चीज़ याद रख लेना, क्लिनिकल प्रैक्टिस में नेवर यूज, स्पेशली इन एग्जाम, आई वुड लाइक टू डू बेसिक इन्वेस्टिगेशन। व्हाट डू यू मीन बेसिक इन्वेस्टिगेशन? बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज ए वेग टर्म, बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज ए सब्जेक्टिव। वो आपको पता है, आपकी एग्जामिनर को तो पता नहीं है। हो सके आपकी मतलब बेसिक इन्वेस्टिगेशन का यही है कि मैं सीबीसी, ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, और एग्जामिनर के जहन में कुछ और हो। बेसिक इन्वेस्टिगेशन का मिसाल इस तरह है, कोई कहता है कि मेरे सर में बोझ है। व्हाट डू यू मीन बोझ?
सर का बोझ का मतलब क्या है? सर में दर्द हो रहा है, सर में चक्कर आ रहा है, क्या मसला है? इसी तरह नेवर यूज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन टर्मोलॉजी इन योर क्लिनिकल एग्जाम। और दूसरी बात, रूटीन हम अमूमन वार्ड में इस्तेमाल करते हैं, हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये भी एक वेग टर्म है। बेहतर यही है कि ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्पेशली नेवर यूज दिस टर्मोलॉजी, क्योंकि बेसिक इन्वेस्टिगेशन वो क्राइम ब्रांच में होते हैं, कहते हैं हमने चोर को पकड़ा है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लीट किए हैं, आगे हमें प्रोसीड कर लेना है। दिस टर्मोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन मेडिकल लिटरेचर। मैं हाइपोथायरायडिज्म को किस तरह इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं? गुड, सीरम TSH एंड सीरम T4। सीरम TSH एलिवेटेड एंड सीरम T4 विल बी लो। ये डायग्नोस्टिक है, इन्वेस्टिगेशन पर डायग्नोस्टिक आपने बता दिया, पर डायग्नोसिस। एंड व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन पर एटियोलॉजी आर रिस्क फैक्टर? आप हाइपोथायरायडिज्म है, उनका कोई एटियोलॉजी तो होगा, तो वो क्या करोगे? TPO करते हैं, TPO एंटीबॉडी, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ गया कि इसके बाद मुझे एटियोलॉजी में चला जाए, सही। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपकी पार्टिकुलर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन है, तो आप उस कॉम्प्लिकेशन के लिए वर्कअप करोगे, चेस्ट एक्सरे करोगे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखते हैं? कार्डियोमेगाली देखते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखते हैं, ECG करवा दोगे। ECG में लो वोल्टेज अकरिंग द हाइपोथायरायडिज्म, ब्रेडिकार्डिया। और दूसरे जो ECG हाइपोथायरायडिज्म में हम इसलिए कर लेते हैं कि क्योंकि इसके बाद हमें थायरोक्सिन तो देने होते हैं फॉर थेराप्यूटिक रीज़न। अगर हम ECG कर लिया, हमें पता चले कि पहले से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, बिफोर इनिशिएशन ऑफ थायरोक्सिन, सही। अब इनकी फॉलो अप, इन्वेस्टिगेशन पर फॉलो अप या पर मॉनिटरिंग, तो क्या करोगे? TSH करोगे। तो अब यह आसान हो गया। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ एक्रोमीगाली? एक्रोमीगाली का केस को किस तरह इन्वेस्टिगेट करोगे? एक्रोमीगाली के आप कहते हैं कि मैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 करूँगा, ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट आफ्टर OGTT, आफ्टर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और MRI brain to assess the tumor size, to assess its extension and location। देखो आपने अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इट इज डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग एज वेल एज मॉनिटरिंग टेस्ट फॉर एक्रोमीगाली। अब डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एक्रोमीगाली के लिए आप कहते हैं ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट आफ्टर OGTT, और MRI करोगे। MRI आपकी उनकी ट्यूमर का साइज, ट्यूमर का लोकेशन, ट्यूमर की एक्सटेंट आपको बता दें। इफ योर पर्टिकुलर पेशेंट हैव complaint, have manifestation for that complication, then you will do investigation for complication। काम में बंदा स्ट्रेस में होता है, सही, बंदा बोल ही नहीं सकता है। अगर ये फॉर्मेट आपके साथ ना हो तो मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी फॉर्मेट है। आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन फॉर एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन फॉर फॉलो अप फॉर मॉनिटरिंग। अगर ये फॉर्मेट एग्ज़ाम में आपके साथ हो, आप प्रॉपरली बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? हाउ? जी जी IIM में या FCPS Part 2 आयोवा में तो ज़रूर हमने उसके पीछे लॉजिक या रीज़न देना, ज़रूर रीज़न देना है। जो हमारा सुपरवाइज़र हमें बताया करता था, जो आप क्लिनिशियन हैं, यू हैव टू गिव क्लिनिकल रीजनिंग, क्योंकि विदाउट क्लिनिकल रीजनिंग एग्ज़ाम में आपकी बात सुनी नहीं जाती है। वो जो
एक शायर है, बहुत खूबसूरत बात कही है उन्होंने, कौन सी बात कहाँ कैसी कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसी कही जाती है, ये सलीकाओं तो हर बात सुनी जाती है। इसमें 3 शर्तें हैं। कौन सी बात, एक शर्त हो गई, कौन सी बात, कहाँ दूसरा शर्त, कैसी कही जाती है तीसरा शर्त। यानी इस मिसरे को देखें तो इसके पीछे एक रीजनिंग है। बीइंग अ फिजिशियन वी ऑलवेज गिव क्लिनिकल रीजनिंग। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ नमोनिया, आप क्या कहोगे? गुड, चेस्ट एक्सरे टू लुक फॉर कंसल्टेशन। अब बात मुकम्मल होगी। अगर आपने कहा कि सर हम सिर्फ चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, तो वो एग्जामिनर क्या बोलेगा? कहता है ये तो आपकी वार्ड का स्टाफ भी बता देगी, तो फिर आपका फायदा है क्या? चेस्ट एक्सरे टू लुक फॉर कंसल्टेशन, सीबीसी टू लुक फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, टू लुक फॉर एनीमिया, स्प्यूटम कल्चर and microscopy, blood culture to look for organism. Which organism is involved? That is the etiology. ये इसी तरीके से अगर आप लोग प्रोसीड करें, आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी होगी। जब ये फॉर्मेट आपके जहन में होगा तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होती। अगर COPD का मरीज़ है, जो आपका डेफिनेटिव डायग्नोसिस COPD, एग्जामिनर तो यही पूछेगा हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस केस, आप इस केस को किस तरह इन्वेस्टिगेट करोगे? आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस मेरा पहला स्टेप है। आप कहते हैं कि मैं स्पायरोमीट्री करूँगा, स्पायरोमीट्री करूँगा, यहाँ से बात ख़त्म नहीं होती। स्पायरोमीट्री क्यों करोगे? Get the reason. Spirometry to look for post bronchodilator, force expiratory volume in 1 second and force vital capacity ratio less than 70% to confirm my diagnosis. After confirmation my diagnosis, I will ascertain it is etiology and complication. चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं COPD में? चेस्ट एक्सरे COPD में उमूमन नॉर्मल होती है। चेस्ट एक्सरे हम इसलिए करते हैं टू रूल आउट अदर पैथोलॉजी या कि टू रूल आउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD। हाँ, इन केस ऑफ ए सीवियर COPD तो चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग स्पीड, लो सेट डायफ्राम, ट्यूबुलर आदि, वो सीवियर। इसी तरह आप कहते हैं मैं CBC करूँगा COPD में, to look for the anemia, to look for polycythemia, to look for leukocytosis in case of infection. इसी तरह आप स्प्यूटम का कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी करोगे टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजम के इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लिकेशन। मैं ECG करूँगा, COPD के मरीज में ECG क्यों करोगे, ECO क्यों करोगे? टू लुक फॉर कार्डियक स्टेटस, टू लुक फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज वन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्पल्मोनल इज वन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD। तो इसी तरह आप जब क्लिनिकल रीजनिंग देते हैं तो वो एग्जामिनर आपसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ऑलवेज गिव क्लिनिकल रीजनिंग। जो भी इन्वेस्टिगेशन आप एडवाइज कर लेते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन आप एग्ज़ाम में कहना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्लिनिकल रीजनिंग होना चाहिए कि मैं इन्हें क्यों करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन को शुरू किस तरह कर लेते हैं, जिस तरह ये हमारा फॉर्मेट है इसी तरह शुरू कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ ए स्ट्रोक, तो मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर पहले मैं बेसिक इन्वेस्टिगेशन करूँगा। व्हाट डू यू मीन बेसिक इन्वेस्टिगेशन? ये टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलो, कहता है कि नहीं मैं पहले CBC करूँगा। यार वाई CBC? CBC से कभी स्ट्रोक डायग्नोज हुआ है? Stroke is actually
इट इज़ द जो क्लिनिकली पेशेंट विद हेमीप्लेजिया के साथ आते हैं स्ट्रोक का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इम्प्लाइज मोर देन दैट। तो सीबीसी से तो डायरेक्ट वो कहते हैं कि यार इसके स्ट्रोक के इन्वेस्टिगेशन नहीं आते, मैं ब्लड शुगर करूँगा, या उमूमन स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर पहले मैं रूटीन ब्लड टेस्ट करूँगा, सीबीसी, ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपके पास हैं 5-10 मिनट इसमें गुमा गया, तो एग्जामिनर नेवर बी सेटिस्फाइड। जो आपका जो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस वो पहले ही बता देना चाहिए, सही। फिर उसके बाद जो होती है एटियोलॉजी आती है, रिस्क फैक्टर आती हैं, कॉम्प्लिकेशन आती हैं, फॉलो अप आती है, मॉनिटरिंग आती है। दीज आर द 4 कंपोनेंट, और इसी सीक्वेंस में बताना चाहिए। आप कभी नहीं फंसोगे एग्जाम। ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मेट in your clinical practice as well as in your exam.